दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष अतिशी को पुलिस ने आज यानी कि 10 जून को हिरासत में ले लिया। वो कालकाजी के भूमिहीन कैंप में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुई थीं। उन्हें हिरासत के लिए जाने पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार पर भड़क गए। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि बीजेपी सरकार पूरी दिल्ली में गरीबों के आशियाने उजाड़ रही है, लोगों को बेघर कर रही है। जब आम आदमी पार्टी गरीबों के साथ खड़ी होती है और उनकी आवाज उठाती है तो हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज नेता प्रतिपक्ष अतिशी को हिरासत में ले लिया गया। ये तानाशाही है। बीजेपी चाहे हम सबको गिरफ्तार कर ले, लेकिन हम दिल्ली की आम जनता के हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। वहीं हिरासत में लिए जाने के दौरान दिल्ली की पूर्व सीएम अतिशी ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी इन झुग्गियों को तोड़ने वाली है। आज मुझे जेल में लेकर जा रही है क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी सीएम रेखा गुप्ता जी, आप लोगों को झुग्गी वालों की हाय लगेगी। बीजेपी कभी वापस नहीं आएगी, इन गरीबों की हाय लगेगी। आपको डिटेन कर रही है पुलिस, क्या कहेंगे? अरे यार इनको पीछे आराम से झुग्गियां तोड़ने वाली है। आज मुझे जेल में लेके जा रही है क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता जी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी, आपको गरीबों की हाय लगेगी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी वापस नहीं आएगी, गरीबों की हाय लगेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर चलते चलते अचानक हार्ट अटैक आने का मामला सामने आया है। यहाँ के सरोजनी नगर तहसील ऑफिस में 25 साल के वकील अभिषेक सिर्फ उर्फ पवन सिंह की अचानक ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। अभिषेक सिंह अपने साथी वकीलों के साथ घूम रहे थे, तभी अचानक वो एक गेट की ओर बढ़ते हैं और गश खाकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उनकी मौत हो गई। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभिषेक सिंह बंथरा में कानपुर रोड पर स्थित हनुमान मंदिर के पास रहने वाले हैं और लखनऊ तहसील में वकालत करते थे। रोजाना की तरह अभिषेक सोमवार को तहसील पहुंचे थे, जिसके बाद वो अपने साथी वकीलों के साथ तहसील परिसर में ही निकल रहे थे। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि अभिषेक अपने साथियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वो एकदम नॉर्मल दिखाई देते हैं। इसी बीच उनका एक साथ पास लगे गेट के पास जाकर रुकता है, जिसके बाद अभिषेक भी उनके पास जाने लगते हैं। इसके बाद अचानक उनके पैर एक दो कदम लड़खड़ाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाते हैं, जिसके बाद वहां साथी वकील उन्हें उठाने के लिए भागते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उनकी मौत हो गई होती है। सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब अस्पतालों में उनको कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। वो 1.5 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस करा सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार रकीम 2025 को अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत नामित अस्पतालों में 7 दिनों तक कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना को बिहार में लागू कराने के लिए परिवहन विभाग के स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। 9 जून को इसकी जानकारी दी गई। परिवहन विभाग बिहार के सचिव संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी का कहना है कि सरकार सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने और उन्हें बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के लागू होने से सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर उचित इलाज मिल सकेगा। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज नामित अस्पतालों में होगा। अगर उस नामित अस्पताल के पास पीड़ित के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, तो ऐसे अस्पताल घायलों को अविलंब दूसरे अस्पतालों में रेफर कर सकेंगे। इसके लिए अस्पताल की ये बाध्यता होगी कि वो घायल की अन्य बड़े अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराएगा। बताया गया कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नामित अस्पतालों को योजना में शामिल करने और अस्पतालों के बिल का भुगतान करने के लिए पोर्टल तैयार कर रही है। इसमें घायलों के इलाज के संबंध में और अस्पताल के बिल की सारी जानकारी उपलब्ध होगी। देखिए, हम लोग जैसा जानते हैं कि मध्य प्रदेश और खासतौर पर इंदौर अगर पॉपुलेशन डेंसिटी के माध्यम से देखें तो बहुत अधिक एक्सीडेंटल डेथ्स यहाँ पर होती हैं। इसके लिहाज से देश के जो सबसे अधिक एक्सीडेंटल डेथ्स के मामले होते हैं वो यहाँ पर होते हैं और इनको अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य शासन की बहुत अच्छी योजनाएं आई हैं। इसमें एक जो योजना है कि अगर कोई भी ऐसा एक्सीडेंटल इंजरी का केस होता है, अगर किसी भी अस्पताल में लाया जाता है एक्सीडेंट के 24 घंटे के अंदर,
तो उसको 1.5 लाख रुपए का कैशलेस ट्रीटमेंट वहाँ पर प्राप्त होगा। इसकी जानकारी मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे साझा करना चाहूँगा। बहुत अधिक लोगों को इस योजना के बारे में भी पता नहीं है। तो अगर कोई भी एक्सीडेंटल केस इंजरी अगर है तो किसी भी अस्पताल में, नज़दीकी अस्पताल में लेके जाया जाता है तो 1.5 लाख रुपए तक का उसका ट्रीटमेंट जो है वो कैशलेस। मध्य प्रदेश के इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उसकी ही पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी और दोस्तों के साथ मिलकर करवाई थी। इस तरह राजा रघुवंशी ने जिसे नया जीवन साथी समझा, उसने महज शादी के 5 दिन बाद उसके खून का सौदा कर डाला। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई। परिवार में खुशियां थीं और सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन 16 मई को सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। राज कुशवाहा ने सोनम से कहा था कि राजा को खत्म कर देते हैं, लूट की कहानी बनाएंगे, फिर मैं विधवा बन जाऊंगी और पापा भी हमारी शादी को मंजूरी दे देंगे। ये साजिश इतनी खतरनाक थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। 23 मई को फोटोशूट के बहाने सोनम राजा को सुनसान पहाड़ी इलाके में ले गई। वो खुद पीछे रुक गई और 3 युवक राजा के आगे बढ़े। जैसे ही जगह खाली मिली, सोनम ने चिल्लाकर कहा कि मार दो इसे। इसके बाद आरोपी विशाल चौहान ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। साथ चल रहा एक और आरोपी आकाश राजपूत दूर से बाइक पर निगरानी करता रहा। राजा की हत्या 23 मई को कर दी गई थी। उसी शाम सोनम शिलोंग से गुवाहाटी पहुंची, वहां से ट्रेन पकड़ी और वाराणसी होते हुए गाजीपुर निकल गई। इस दौरान अपने मोबाइल फोन तोड़ दिए ताकि पुलिस ट्रेस न कर सके। जांच के दौरान सोनम की सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जिसमें वो आरोपियों से बात करती हुई दिखाई दी। फिर सीडीआर और कॉल ट्रेसिंग से राज कुशवाहा की लोकेशन इंदौर में मिली और इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही सोनम को ये खबर लगी, उसने समझ लिया कि खेल खत्म हो चुका है। इसके बाद उसने यूपी के एक ढाबे में पहुंचकर खुद को सरेंडर कर दिया। राजधानी पटना के अशोक राजपथ स्थित बन रहा डबल डेकर पुल अब तैयार हो गया है। पटना के साइंस कॉलेज से पीएमसीएच होते हुए गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक तक बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर यानी कि डबल डेकर के निर्माण कार्यों का पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने 9 जून को निरीक्षण किया। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि 422 करोड़ की लागत से ये पुल बना है। 11 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि डबल डेकर फ्लाईओवर से पटना से अत्यधिक व्यस्त इलाकों में से एक अशोक राजपथ पर यातायात की व्यवस्था बेहद सुगम हो जाएगी। नितिन नवीन ने कहा कि अशोक राजपथ पर शहरवासियों को 3 लेयर में यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही पटना में तेजी से चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के साथ इस डबल डेकर फ्लाईओवर की कनेक्टिविटी शहर की ट्रैफिक प्रबंधन को और मजबूत करेगी। अशोक राजपथ स्थित डबल डेकर फ्लाईओवर की कुल लंबाई 2.2 किलोमीटर है। इस फ्लाईओवर का पहला स्तर 1.5 किलोमीटर लंबा होगा, जो पटना कॉलेज से बीएन कॉलेज तक फैला होगा, जबकि दूसरा स्तर 2.2 किलोमीटर लंबा होगा, जो कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक विस्तृत है। फ्लाईओवर का ऊपरी डेक गांधी मैदान से साइंस कॉलेज की तरफ जाने वाले यातायात के लिए है और नीचे का डेक पटना कॉलेज से गांधी मैदान की तरफ जाने वाले यातायात के लिए। दिल्ली में एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। द्वारका सेक्टर 13 स्थित मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सबद अपार्टमेंट में आज यानी कि 10 जून सुबह एक फ्लैट में आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया। आग इमारत की ऊपरी मंजिल पर स्थित फ्लैट में लगी। इस दौरान 2 बच्चों के साथ एक पिता ने बिल्डिंग से जान बचाने के लिए छलांग लगा दी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले दमकल विभाग को सुबह 10:01 पर आग की कॉल की गई, जिसके तुरंत बाद राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें अपार्टमेंट की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर धू कर आग जलते हुए दिखाई दिया जा सकता है। दमकल विभाग ने मौके पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और 8 फायर टेंडरों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गए। दमकल विभाग ने बताया कि आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है और मौके पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। दमकल विभाग ने किसी तरह की अफवाहों से बचने की अपील की है और बाकी विवरण और आग के कारणों की जानकारी के लिए फायर डिपार्टमेंट द्वारा आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। मौके पर राहत और बचाव कार्य प्राथमिकता के आधार पर जारी है। बता दें कि द्वारका में स्थित सबद अपार्टमेंट में आग लगी, जो MRV स्कूल के पास स्थित है। इस तरह की घटना ने स्थानीय लोगों में घबराहट पैदा कर दी है। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें रहने वाले तमाम लोगों ने यह आरोप लगाया कि अपार्टमेंट की कमेटी के लोगों को जब इसकी जानकारी दी तो उनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई। वेस्टइंडीज क्रिकेट से एक बड़ी खबर आ रही है। महज 29 साल की उम्र में स्टार बैटर और अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए मशहूर निकोलस पूरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। वो कभी वेस्टइंडीज की वनडे और T20 टीम के कप्तान रह चुके हैं। इतनी कम उम्र में रिटायरमेंट का फैसला कर उन्होंने फैंस को स्तब्ध कर दिया है। पूरन ने अपने करियर में 61 वनडे मैचों में 1983 रन और 106 T20 मैचों में
2200 रन बनाए। हाल ही में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए खुद को चयन से बाहर कर लिया था और 2023 वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाद वो वनडे टीम का हिस्सा भी नहीं थे। लेकिन उनका ये फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि नवंबर 2024 में जब उन्होंने अपना 100वां T20 इंटरनेशनल मैच खेला था, तब उन्होंने कहा था कि वो 100 और T20 इंटरनेशनल मैच खेलना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा था कि वो 100 और T20 इंटरनेशनल मैच खेल सकते हैं। निकोलस पूरन ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया पर अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। उन्होंने लिखा, काफी सोच विचार और आत्ममंथन के बाद मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया। ये खेल जिसमें हम सब प्यार करते हैं मुझे बहुत कुछ दे चुका है और आगे भी देता रहेगा। खुशियां, उद्देश्य, यादगार पल और वेस्टइंडीज के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का मौका। निकोलस पूरन ने वेस्टइंडीज के लिए अपना डेब्यू 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ UAE में किया था। 3 साल बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला। 2022 में उन्हें वेस्टइंडीज की वनडे और T20 टीम का कप्तान बना दिया गया। लेकिन उसी साल ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 वर्ल्ड कप में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए आखिरी मैच दिसंबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ किंग्सटाउन में खेले गए घरेलू T20 सीरीज में खेला था। लेकिन 2024 में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, जब उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक छक्के 170 छक्के लगाए और फिर IPL 2025 में 196.25 की स्ट्राइक रेट से 5 अर्धशतकों के साथ 524 रन बनाए। वैसे अगले साल की शुरुआत में 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज की योजनाओं में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाने की उम्मीद की। मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में आज भीषण आग लग गई। सूचना पर आग पर काबू पाने के लिए मौके पर फायर की 3 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गईं। आग लगने के दौरान फैक्ट्री में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को श्री माता वैष्णो देवी तीर्थस्थल के लिए एकत्रित कमांड और नियंत्रण केंद्र के साथ CCTV निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए वास्तविक समय पर निगरानी और भीड़ प्रबंधन संभव होगा और ये परेशानी मुक्त तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि AI संचालित निगरानी परिस्थितिक तंत्र सहित कमांड और नियंत्रण असंचालन व्यापक स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करेगी, संचालन को अनुकूलित करेगी और आपातकालीन प्रतिनिधिकारिताओं के साथ त्वरित और कुशल समन्वय करेगी। बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी संचालित निगरानी और भीड़ प्रबंधन पहल से सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भीड़ नियंत्रण उपायों में सुधार होगा और तीर्थ क्षेत्र के भीतर परिचालन दक्षता में सुधार होगा। मंदिर क्षेत्र में 700 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें 170 नए हाई डेफिनेशन IP कैमरे और 500 से अधिक मौजूदा कैमरों का एकीकरण शामिल है, जो प्रवेश या निकास बिंदुओं, सभा क्षेत्रों और तीर्थ मार्ग सहित सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों को कवर करता है। इस परियोजना में AI आधारित एनालिटिक्स और उन्नत प्रौद्योगिकी तंत्र जैसे कि हाव भाव पहचानना, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान, चेहरे की पहचान करना, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, भीड़ प्रबंधन उपकरण भी शामिल है। दिल्ली के नेहरू विहार दयालपुर में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत को लेकर सियासी पारा आसमान पर चढ़ा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मौजूदा दिल्ली की सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली की सड़कों पर खून की छींटें, एक मासूम बच्ची की चीखें और फिर सन्नाटा और आखिर कब तक रहेगा। उन्होंने कहा कि नेहरू विहार दयालपुर में अज्ञात शख्स द्वारा एक 9 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की हद पार कर दी गई। दुष्कर्म के बाद उसकी बेरहमी से हत्या और फिर शव को सूटकेस में ठूस कर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। ये दिल दहलाने वाली घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि बीजेपी के शासन में दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था का काला सच है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस घटना पर कहा कि ट्रिपल इंजन की बीजेपी के जंगलराज में दिल्ली की बेटियां कब से इतनी असुरक्षित हो गईं। जिस पार्टी के नेता यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे हों और उन पर कोई कार्यवाही ना हो, वो दिल्ली की बेटियों को क्या इंसाफ देगी।